गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का, और ये महत्वपूर्ण चैप्टर जो बोर्ड परीक्षा में आपको 7 अंक दिलाएगा, ये अध्ययन में समाप्त हो रहा है। विलयन की अणुसंख्य गुणधर्म की चर्चा लास्ट में हम लोग कर रहे थे, और विलयन के वे गुण जो विलयन की एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या, ये महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है कि आयन अणुसंख्य गुण धर्म उत्पन्न करने में अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। इसे आप समझ लीजिए, ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे m/10 ये सांद्रता है, ग्लूकोज विलयन हो, और m/10 सांद्रता का यानी Cl विलयन हो, m/10 सांद्रता का MgCl2 विलयन हो, और m/10 सांद्रता का AlCl3 विलयन हो। 4 विलयन दिए गए हैं, इनकी सांद्रता समान है, ये ध्यान रखने योग्य है। आप इसको ध्यान में रखिए। कंपटीशन परीक्षा में जैसे पूछेंगे, वो कहेंगे निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसका परासरण दाब सबसे कम होगा, या इनकी परासरण दाब का घटता बढ़ता क्रम निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये वैद्युत अनअपघट्य है, ये अणुओं के रूप में टूटेगा। ये वैद्युत अपघट्य है, ये टूटेगा Na+ और Cl- में 2 आयन उत्पन्न करेगा। ये टूटेगा Mg++ + 2Cl-, तो एक आयन Mg++ का, 2 आयन Cl- के, यानी कुल 3 आयन। इसमें कण है 1, इसमें कण हुए 2, क्योंकि आयन अणुसंख्य गुणधर्म उत्पन्न करने में अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। और इसमें कण है 3, और ये आयनित होगा तो Al+3 + 3Cl-, इसमें कण है 4। आयन कणों के समान, अणुओं के समान व्यवहार करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म उत्पन्न करने में। तो अगर ये परीक्षा में पूछा गया कि निम्नलिखित विलयनों में सबसे कम परासरण दाब किसका है, तो सही उत्तर है, इसमें कण एक ही है, m/10 ग्लूकोज विलयन। अगर कह रहे हैं सबसे अधिक परासरण दाब किसका होगा, तो जिसमें 4 कण हैं, AlCl3, क्योंकि इसमें एक Al+3 आयन है और 3 Cl- आयन है, यानी कुल 3 और 1 4, इसमें 2 1 3, इसमें 1 1 2, इसमें एक ही है। तो ये ध्यान रखने योग्य है। ये बहुत बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया कि निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन का परासरण दाब कम है या अधिक है। तो आप कैसे पता करेंगे, आप देख लीजिएगा कि उसमें कण कितने हैं। यदि वैद्युत अनपघट्य है तो कण एक ही होगा। यदि वो वैद्युत अपघट्य है तो फिर कितने आयन उत्पन्न कर रहा है, 2 आयन 3 आयन 4 आयन। जितने अधिक आयन उत्पन्न करेगा उतना ही अणुसंख्य गुणधर्म अधिक होगा। चलिए, ये बात आपके मन में रहेगी। लास्ट में हम लोग अध्ययन किए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। और इसमें आपको जानकारी हुई कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसका आशय यह है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में सदैव अधिक रहता है। शुद्ध विलायक और विलयन का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो विलयन का क्वथनांक अधिक, विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम, और इन्हीं दोनों का अंतर कहलाता है
क्वथनांक उन्नयन, फिर से सुन लें। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो जो रिलेशन आया था वो इस तरह से था, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट है ये, इक्वल टू 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान यम कैपिटल डब्लू। इस फार्मूले को देख लीजिए। इस फार्मूले में डेल्टा टी बी है क्वथनांक उन्नयन, के बी उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है और कैपिटल डब्लू ये विलायक की मात्रा है। अब चलिए अध्ययन करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। आपको जानकारी हो गई है, मन में भी आ गया होगा कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और हिमांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान रहता है। फिर से सुन लें, वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान रहता है, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। जैसे जल को ठंडा करें तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करें तो बर्फ़ में बदल जाएगा, इसकी ठोस अवस्था है। और जब बर्फ़ पिघलेगी तब जो जल बनेगा उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल और बर्फ दोनों का वाष्प दाब एक समान रहता है। इसका अर्थ हुआ कि जल का क्वथनांक हुआ, जल का हिमांक हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से एक बार सुन लें, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। और हिमांक अवनमन क्या है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो हिमांक में कमी हो जाती है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक सदैव कम रहता है और ये अंतर कहलाता है हिमांक अवनमन। इसे दर्शाया जाता है डेल्टा टी एफ, एफ है फ्रीजिंग और टी डेल्टा टी टेम्परेचर ताप का अंतर है। ये होता है, ये समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। तो जो सूत्र आएगा वो होगा 1000 के एफ स्मॉल डब्लू अपान यम कैपिटल डब्लू। देख लीजिए, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के सूत्र एक जैसे हैं। अंतर क्या है? जहाँ पहले डेल्टा टी बी था क्वथनांक उन्नयन, यहाँ डेल्टा टी एफ है हिमांक अवनमन, के एफ है हिमांक अवनमन स्थिरांक, विलेय की मात्रा स्मॉल डब्लू, स्मॉल एम विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हिमांक अवनमन की सभी गणनाएं आप हल कर सकेंगे। चलिए ये गणना कैसे हल करेंगे हम आपको समझाते हैं। पहले प्रश्न को सुन लें। 9.0 ग्राम ग्लूकोज को
ये इसमें जो अभी बोले इसमें स्मॉल w है 9 ग्राम, 9.0 ग्राम। और ये है क्या, विलेय है क्या, ग्लूकोज। 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो कैपिटल W है इसमें वाटर और 100 ग्राम। 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ डेल्टा TF दिया हुआ है। डेल्टा TF कितना है, 0.93 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम निकालना चाहें यम, तो यम ग्लूकोज है C6H12O6, और इसका अणुभार निकालेंगे तो आएगा 180। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, 6 का गुणा करिए, 12 जोड़िए, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 6 का गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे तो 180 आएगा। अब हमें पता करना क्या है, KF निकालना है, और राशियां पता है, डेल्टा TF पता है। तो चलिए सूत्र में रख देते हैं। अगर यह सूत्र में रखा जाए तो डेल्टा TF के स्थान पर रखिए, डेल्टा TF के स्थान पर 0.93 बराबर 1000 KF आपको निकालना ही है। KF इंटू स्मॉल w है 9.0 अपान यम है 180, और कैपिटल W है 100। अब अगर आप तीरिये गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, और KF बराबर हो जाएगा KF बराबर हो जाएगा 0.93 गुणित 180 गुणित 100 बटा 1000 गुणित 9.0। इसी को हल कर लीजिए तो आ जाएगा 1.86 kg मोल -1 प्रति मोल। तो आप ये गणना हल करके चेक कर लीजिएगा। अब इसी तरह की गणनाओं में यदि यम पूछ रहे हो, यम अणुभार पूछा गया हो, तो यम बराबर हो जाएगा 1000 KF स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, या इनमें से कोई एक राशि जो भी नहीं पता है वो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। गणनाओं को PDF में भेज देंगे, उनको हल करके चेक कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ विलयन चैप्टर अध्ययन में समाप्त हुआ। अब अगर अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपसे नहीं आ रहे हैं तो हम उसकी PDF फाइल भेज देंगे, आप देख लीजिएगा और इस खंड को तैयार कर लीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है। अगर इस पर आप कमांड कर पाए, जो कि बहुत ही सरल है, तो 7 अंक बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो चलिए, विलयन चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।